आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है, हम कर रहे हैं केमिस्ट्री की पीवाईक्यू सीरीज स्टेट 2021 का क्वेश्चन पेपर हम सोल्व कर रहे हैं साथियों। स्टेट का पेपर जो कि आपका 7 दिसंबर को होने वाला है। 7 दिसंबर को आपका पीजीटी का एग्जाम रहेगा और 8 दिसंबर को आपका टीजीटी का एग्जाम रहेगा सर। ठीक है, तो टीजीटी साइंस और पीजीटी केमिस्ट्री दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट सेशन है हमारा। ठीक है, स्टेट 2021 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको हम सोल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 131 देखिए साथियों, टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आपका भी टाइम प्रीशियस है, मेरा भी टाइम प्रीशियस है। चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 में पूछता है द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर, जेड का मतलब एटॉमिक नंबर कितना दिया हुआ है, 120 दिया हुआ है साथियों, वुड बी प्लेस्ड इन विच फैमिली ऑफ पीरियोडिक टेबल, उसको पीरियोडिक टेबल की कौन सी फैमिली में रखा जाएगा, किसमें माना जाएगा भाई इसको। कहने का मतलब ये कह रहा है कि अगर आपका एटॉमिक नंबर क्या है हमारे पास, वो z जो है वो आपका साथियों क्या है, z आपका है 120। एटॉमिक नंबर कितना है 120 अगर गिवन है आपको, तो वो जो है तो किस फैमिली में रखें। देखो मैं एक सीधी सी बात बताता हूँ, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका है, आपको एटॉमिक नंबर 118 को याद रखना है। ये आता है नोबल गैस के अंदर। ये किसके अंदर आता है, नोबल गैस के अंदर, यानी 18वां ग्रुप है, 18th ग्रुप में आता है। ठीक है, तो जैसे ही हम एटॉमिक नंबर 119 पे जाएंगे वो किस में आएगा, ग्रुप नंबर 1। और ग्रुप नंबर 1 का मतलब एल्कली मेटल्स में आएगा। ठीक है, इसी के साथ जैसे ही मैं z इज इक्वल टू 120 करूंगा तो इसका मतलब वो किस में आएगा, ग्रुप नंबर 2 में आएगा। ग्रुप टू में कौन से आते हैं, एल्केलाइन अर्थ मेटल। कौन से आते हैं, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स आते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो ऑप्शन आपका होने वाला है वो क्वेश्चन नंबर 131 का थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। क्यों, क्योंकि z जब एटॉमिक नंबर 120 होगा, पीरियोडिक टेबल में अभी तक 118 एलिमेंट है। ठीक है, 118वां एलिमेंट नोबल गैस में काउंट होता है। इसका मतलब 119वां वो फर्स्ट ग्रुप में आएगा और 120वां सेकंड ग्रुप में आएगा। सेकंड ग्रुप का मतलब होता है हम अल्कलाइन अर्थ मेटल के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 की अगर हम बात करें, सॉरी 132 की अगर हम बात करें, तो ये वाला क्वेश्चन 2020 में भी आया था। 2020 के स्टेट एग्जाम में भी ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसमें क्या पूछता है, 75% ऑफ रिएक्शन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर वाज कंप्लीटेड इन 32 मिनट्स, व्हाट इज द टाइम फॉर इट्स हाफ कंप्लीशन। तो मैंने ये जब 2020 वाला क्वेश्चन करवाया था पीछे की वीडियो लेक्चर में, तब भी ये सोल्व करवाया था। इसका आंसर आएगा 16 मिनट्स। अब भी इसको दोबारा फिर से सोल्व कर लेंगे, अपने को कोई दिक्कत नहीं है साथियों। क्वेश्चन कैसे सोल्व होना है, देखो हमें निकालना है क्या, T75%। क्या निकालना है, T75% निकालना है सर। ठीक है, T75% का मतलब क्या हुआ, सॉरी T75% का मतलब क्या हुआ कि हमें वो टाइम निकाल, हमें टाइम दिया हुआ है T75 32 मिनट्स दिया हुआ है। इसके लिए अगर हमारे पास फॉर्मूला है तो वो क्या होगा, 2.303 डिवाइड बाई के, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर के बारे में बात करें, लोग ए नोट अपॉन में ए नोट माइनस में एक्स होता है। अब अगर मैं k की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो मुझे क्या लिखना होगा, 2.303 डिवाइड बाई में 32 मिनट्स मल्टीप्लाइड बाई में लोग ए नोट का मतलब होता है इनिशियल कंसेंट्रेशन। इनिशियली कितना परसेंट था, 100% प्रेजेंट था। अब कितना परसेंट है, 100 में से कितने कंप्लीट होगी, 75, तो 100 में से 75 माइनस कर देंगे। अब मेरे पास k की वैल्यू क्या आएगी, 2.303 डिवाइड बाई में 32 लोग 100 डिवाइड बाई में 25। इसको अगर काट दें तो 4 आता है। इसका मतलब क्या हुआ, t इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 2.303 डिवाइड बाई में 32 log 4। log 4 की वैल्यू क्या होती है साथियों, तो इससे हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी 2.303 डिवाइड बाई में 32 और log k की वैल्यू होती है मल्टीप्लाइड बाई 0.6020। क्लियर, ये है हमारे पास k की वैल्यू। अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 0.043। k की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 0.043। मैं इसी पूरे इक्वेशन को ही मान लेता हूँ कि ये आपके लिए कई बार क्या होता है कि आपको कैलकुलेशन थोड़ी इजी करनी होती है तो आप k की वैल्यू एज इट इज भी रख सकते हो। मैंने इसको सोल्व कर लिया है, ये वैल्यू होती है। अब हमें चाहिए कितना, व्हाट इज द टाइम फॉर इट्स हाफ कंप्लीशन, यानी टी हाफ चाहिए, यानी टी 50% चाहिए साथियों। तो वो कैसे निकलेगा, वो हमारे पास आएगा 2.303 डिवाइड बाई में के लोग ए नोट अपॉन में आपका
ए नोट अपॉन में ए नोट माइनस में एक्स करके निकलेगा। क्लियर? तो यहाँ पे टी 50% कैसे आएगा हमारे पास, 2.303 डिवाइड बाई में के लोग, अब ऊपर बचा 100 है, नीचे कितना बचेगा 100 माइनस में 50, कितना बचा 50, डिवाइड कर दोगे 2, तो ये कितना आ जाएगा 2.303 डिवाइड बाई में के log 2। log 2 की वैल्यू कितनी होती है साथियों, 2.303 मल्टीप्लाइड बाई 0.3010 डिवाइड बाई में के। अब के की वैल्यू जो हमने यहाँ निकाली है 0.43, उसी को पुट कर देते हैं, तो टी 50% कितना आ जाएगा 2.303 मल्टीप्लाइड बाई 0.3010 डिवाइड बाई में 0.043। और जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये अराउंड 16 मिनट आता है, कितना आएगा 16 मिनट, यही हमारा क्या रह जाएगा आंसर होगा साथियों। क्लियर? तो 16 मिनट इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 133 के ऊपर। स्टाइरिन ऑक्सीडेशन विद KMnO4 गिव्स ए कंपाउंड ए। वो ए कंपाउंड देता है, उसका IUPAC नेम क्या होगा? देखो स्टाइरिन जो है ये आपने पढ़ा है पॉलीमर वाले चैप्टर में। स्टाइरिन को कहाँ पढ़ा है? पॉलीमर वाले चैप्टर में। तो इसकी स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए। तो स्टाइरिन की जो स्ट्रक्चर होती है वो ऐसी कुछ होती है, बेंजीन रिंग, उसके ऊपर CH डबल बॉन्ड CH2 ग्रुप लगा होता है, इसको हम कहते हैं स्टाइरिन। ठीक है, वैसे C6H5 CH डबल बॉन्ड CH2 भी लिखा जाता है। तो अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करवा रहा हूँ KMnO4 के साथ, KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्लियर? KOH की प्रेजेंस में अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करवाता हूँ तो आपको पता है कि कितनी भी बड़ी कार्बन चेन क्यों ना हो, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो पोटेशियम बेंजोएट में कन्वर्ट हो जाएगी। किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पोटेशियम बेंजोएट में। फिर मैं अगर उसका हाइड्रोलिसिस करवा दूं थोड़ा सा हीट करते हुए, तो वो मेरे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, यानी बेंजोइक एसिड के अंदर। तो फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिलना होता है? बेंजोइक एसिड ही मिलना होता है। कितनी भी बड़ी एल्काइल चेन क्यों ना हो, यहाँ पर आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा? मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ कि ये वाली जो एल्काइल चेन है आपके पास, ये वाली एल्काइल चेन, ये कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, आपको प्रोडक्ट में हमेशा क्या मिलेगा साथियों? प्रोडक्ट में आपको हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिलेगा, यानी आपको बेंजोइक एसिड ही मिलना है इस रिएक्शन में। तो आपका जो आंसर आने वाला है वो क्या रहने वाला है? आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 बेंजोइक एसिड आपको मिलेगा इस केस में। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 में क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। देखो ज्योमेट्रिकल का मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि सिस ट्रांस कौन सा शो करेगा भाई? सिस ट्रांस आइसोमरिज्म भी कहते हैं इसको। ज्योमेट्रिकल को क्या कहते हैं? सिस ट्रांस आइसोमरिज्म भी कहते हैं साथियों। अब इनमें से कौन शो करेगा? देखो वन बाय वन देखते हैं। ब्यूट 1 इन CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये ब्यूट 1 इन हो गया। तो इसके तो दोनों हाइड्रोजन सेम हो गए, तो ये तो शो करेगा ही नहीं। एक ही कार्बन पे दो हाइड्रोजन, दोनों ग्रुप अगर सेम लगे हैं तो वो कभी भी सिस ट्रांस आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। प्रोपीन के बारे में बात करते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें भी वही कंडीशन है सेम, ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन क्या है? सेम है, तो ये नहीं करेगा। 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन के बारे में बात करिए। फेनिल 1 फिनाइल प्रोपीन के बारे में पहले बात कर लेते हैं। 1 फिनाइल प्रोपीन का मतलब क्या हुआ आपके पास? मैं इसकी बात कर रहा हूँ। 1 फिनाइल प्रोपीन का मतलब ये होता है बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के साथ क्या लगा होता है? CH डबल बॉन्ड CH CH3। ठीक है, इसको हम कहते हैं 1 फिनाइल प्रोपीन। 1 फिनाइल प्रोपीन के अंदर क्या होता है कि ये सिस और ट्रांस आइसोमरिज्म शो करता है। कैसे? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एक बार क्या होगा कि दोनों हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन भी और ये वाला हाइड्रोजन भी, दोनों सेम साइड आ जाएंगे। इधर फिनाइल ग्रुप आ जाएगा हाई प्रायोरिटी ग्रुप, इधर मिथाइल ग्रुप आ जाएगा हाई प्रायोरिटी ग्रुप। इसको हम कहते हैं सिस आइसोमर। इसको क्या कहेंगे? सिस आइसोमर। सिस में क्या होता है कि डबल बॉन्ड के सेम साइड में आपके सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप होते हैं। और दूसरा आपके पास क्या होगा कि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, एक बार हाइड्रोजन इस साइड एक बार इस साइड, यानी दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के क्या रहेंगे? अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे। तो उसको हम कहेंगे साथियों ट्रांस आइसोमर कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 फिनाइल प्रोपीन जो है ना, वो आपका क्या शो करेगा? सिस ट्रांस आइसोमरिज्म यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म वो शो करेगा साथियों। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 135, विच एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस सोर्स केमिलुमिनेशन। ये पहले भी आया हुआ क्वेश्चन अभी, ठीक है, ये पहले आया हुआ क्वेश्चन है, स्टेट में रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, कब आया था अभी? 2019 के स्टेट 2019 में आया था, 2019 वाले स्टेट में आया था, करवा चुका हूं मैं। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 1 व्हाइट फॉस्फोरस। क्या आएगा? व्हाइट फॉस्फोरस आएगा भैया। आपका आंसर क्या रहेगा? व्हाइट फॉस्फोरस आएगा। क्लियर? अब देखते हैं बात क्या क्यों आता है व्हाइट फॉस्फोरस। देखो
एक्चुअल में फॉस्फोरस जो होता है ना वो टोटल 4 टाइप का होता है, चारों यहाँ रखे हैं, व्हाइट, रेड, अल्फा, बीटा। ठीक है, तो व्हाइट फॉस्फोरस की जो स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो व्हाइट फॉस्फोरस कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, एक टेट्राहेड्रन बनाता है जिसमें फॉस्फोरस एटम आपस में लिंकेज होते हैं, P4। ये वैक्सी सॉलिड होता है, वैक्सी सॉलिड होता है। कैसा होता है? वैक्सी सॉलिड होता है, इनसोल्यूबल इन वाटर होता है, इनसोल्यूबल इन वाटर होता है। क्लियर? और ये पॉइजनस भी होता है। ये कैसा होता है? पॉइजनस भी होता है। ठीक है, ये कैसा होता है साथियों? ये पॉइजनस भी होता है। ठीक है, ये पॉइजनस होता है। अब इसके बारे में बात करते हैं कि और क्या होता है। लेकिन ये पानी में तो इनसोल्यूबल है, सोल्यूबल इन कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस में मैं क्या लिख रहा हूं? सोल्यूबल इन CH2। कार्बन डाइसल्फाइड में ये क्या होता है? सोल्यूबल होता है। केमिलोलुमिनेसेंस शो करता है। ठीक है, यानी कि ये ग्लो करता है। इसको क्या कहते हैं? ग्लोइंग प्रॉपर्टी, ग्लोइंग इन डार्क, यानी ये डार्क में क्या करेगा? ग्लो करेगा। जबकि जो रेड फॉस्फोरस होता है आपका, रेड फॉस्फोरस की अगर मैं स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाऊं तो रेड फॉस्फोरस कुछ ऐसे, उसके अंदर भी टेट्राहेड्रल यूनिट होती है लेकिन वो कुछ ऐसे जुड़ी होती है आपस में। ठीक है, वो एक पॉलीमरिक फॉर्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पॉलीमरिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े होते हैं भाई। ठीक है, ऐसे एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, ये रेड फॉस्फोरस होता है। रेड फॉस्फोरस की खास बात क्या होती है कि ये जो रेड फॉस्फोरस होता है आपके पास, जो रेड फॉस्फोरस है वो पॉलीमरिक होता है। जब भी हम इस व्हाइट फॉस्फोरस को हीट करते हैं, अगर मैं व्हाइट फॉस्फोरस ले लूं, व्हाइट फॉस्फोरस, और उसको 573 केल्विन पर इनर्ट टेम्परेचर के अंदर, इनर्ट एटमॉस्फेयर के अंदर हीट कर दो तो वो रेड फॉस्फोरस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है साथ। ठीक है, इनसोल्यूबल होता है वाटर के अंदर भी और कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर भी, दोनों में इनसोल्यूबल होता है। इनसोल्यूबल इन वाटर एंड कार्बन डाइसल्फाइड, जबकि व्हाइट फॉस्फोरस कार्बन डाइसल्फाइड में सोल्यूबल होता है। क्लियर है? ठीक है, अब अगर मैं इस रेड फॉस्फोरस को हीट कर दूं तो मुझे अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस मिलता है या फिर बीटा ब्लैक फॉस्फोरस मिलता है। क्या मिलता है? अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस या फिर बीटा ब्लैक फॉस्फोरस मिलता है। क्लियर? तो ये कुछ पॉइंट्स थे इनके बारे में। ऑप्शन हमारा यही रहेगा पहला, क्योंकि ग्लोइंग प्रॉपर्टीज व्हाइट फॉस्फोरस के पास ही होती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 136 में हमसे क्या कहता है साथियों? क्वेश्चन नंबर 136 में कहता है इन द लैंथेनाइड्स the spin contribution s and orbital contribution l coupled together to give new quantum number j, which of the following relation is correct when the shell is more than half full? देखो कंडीशन लगा दी भाई। ठीक है, कब? जब शेल आपकी क्या होती है? मोर देन हाफ फुल होती है। दो कंडीशन लगती है साथियों कि जे की वैल्यू क्या रहने वाली है। एक तो पहली कंडीशन जब मोर देन हाफ फिल्ड हो, मोर देन हाफ फिल्ड यानी आपकी जो शेल है, वैलेंस शेल है, वो मोर देन हाफ फिल्ड हो, एक तो ये वाली कंडीशन होती है। और एक जब लेस देन हाफ फील्ड हो। जब भी मोर देन हाफ फील्ड होती है तो जे की वैल्यू होती है वो एल प्लस में एस से निकाली जाती है। किससे निकाली जाती है? जे की वैल्यू निकाली जाती है साथियों एल प्लस एस से। अगर वहीं पे मान लो सेकंड कंडीशन आ जाए कि लेस देन हाफ फील्ड है, लेस देन हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड है, लेस देन हाफ फील्ड है, तब जो जे की वैल्यू आएगी साथियों वो आएगी एल माइनस एस के थ्रू। किसके थ्रू आएगी? एल माइनस एस के थ्रू। हमसे क्या पूछा हुआ है? हमसे पूछा हुआ है कि जब मोर देन हाफ फील्ड हो तो आपके पास आंसर आ जाएगा पहला, जे इज इक्वल टू में एल प्लस एस। हाफ फील्ड, मोर देन हाफ फील्ड हो तो जे इज इक्वल टू में होता है एल प्लस एस, और अगर लेस देन हाफ फील्ड हो तो जे इज इक्वल टू एल माइनस एस होता है। क्लियर? बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 137 की तरफ। इसमें ईएमएफ दे रखा है एक सेल का 0.7 वोल्ट, यानी कि मुझे ई सेल गिवन है, मैं ई सेल लिख लेता हूं 0.7 वोल्ट है इस सेल का, पर्टिकुलर सेल के लिए। फिर मुझे टेम्परेचर दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको 298 केल्विन लिख सकता हूँ साथियों। क्या लिख सकता हूँ? 298 केल्विन लिख सकता हूँ। और फिर मुझे क्या दिया हुआ है? अच्छा ठीक है, ये दिया हुआ है और मुझसे क्या पूछा है? फ्री एनर्जी चेंज, मुझसे डेल्टा जी पूछा हुआ है। डेल्टा जी का रिलेशन क्या होता है ई सेल के साथ? डेल्टा जी इक्वल टू होता है माइनस एन एफ ई सेल। क्या होता है? डेल्टा जी का रिलेशन क्या होता है साथियों? डेल्टा जी इक्वल टू माइनस का एन एफ ई सेल है ना। यहाँ पर आपके पास क्या है? देखो एन क्या है आपके पास, उसके बारे में बात करते हैं। जो एन है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो यूज हुए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए हैं। आपके पास फेराडे है,
फेराडे इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज करते हैं। फेराडे का मतलब होता है 1 फेराडे इज इक्वल टू 96,500 कोलम। वैसे तो ये 96,487 कोलम होता है, लेकिन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम इसको 96,500 मान लेते हैं। ठीक है, तो मैं डेल्टा जी की वैल्यू अगर निकालूं तो ये आ जाएगा माइनस का n कितना है, क्योंकि कैडमियम के ऊपर 2 प्लस चार्ज आ रहा है, 2 क्लोरीन है यहाँ पर, तो 2 प्लस चार्ज आ रहा है, तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन यूज हुए होंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए मल्टीप्लाइड बाय 96,500 कोलम। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय में ई सेल की वैल्यू कितनी है 0.7 वोल्ट है। अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो मेरे पास जो आंसर आता है साथियों वो आता है कि माइनस का 135,100 जूल। अगर मैं इसको किलो जूल में लिखता हूं तो माइनस का 135.1 किलो जूल आएगा। कितना आएगा, माइनस का 135.1 किलो जूल पर मोल आ जाएगा आपके पास। तो ये आपका राइट आंसर है। माइनस का 135 किस में दिया हुआ, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा साथियों, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 138 की तरफ। 138 में बहुत ही आसान क्वेश्चन है, डाई आइसोब्यूटाइल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, इसको हम बोलते हैं डाइवेलेच। डाइवेलेच भी बोला जाता है। डाइवेलेच क्या होता है, ये सिलेक्टिव रिडक्शन करता है। क्या करता है, सिलेक्टिव रिडक्शन करता है साथ। क्या करता है भाई, सिलेक्टिव रिडक्शन। रिड्यूसिंग एजेंट होता है और क्या करता है, सिलेक्टिव रिडक्शन करता है। अब इसका सिलेक्टिव रिडक्शन का मतलब क्या है, मैं समझाता हूँ आपको। देखो, सिलेक्टिव रिडक्शन का मतलब क्या है कि डबल बॉन्ड जो है ना, ये उसको कुछ नहीं करेगा, इसको अनटच छोड़ देगा, सिर्फ और सिर्फ साइनाइड ग्रुप को रिड्यूस करेगा। किसको रिड्यूस करेगा, सिर्फ और सिर्फ साइनाइड ग्रुप को रिड्यूस करेगा। तो अगर मान लो मेरे पास ये वाला कंपाउंड है CH3CH डबल बॉन्ड CH, फिर मैं ये लिखता हूँ कि CH2CH2CN, यानी मेरे पास कोई नाइट्राइल्स है। नाइट्राइल्स के रिडक्शन से हम एल्डिहाइड या कीटोन बना सकते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है। और मैंने अगर पहले स्टेप में डाइवेलेच डाल दिया, ठीक है, डाइवेलेच डाल दिया, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, डाइवेलेच डाल दिया, तो अगर मैंने ये डाल दिया और सेकंड स्टेप में मैंने इसका करवा दिया हाइड्रोलिसिस, तो होगा क्या कि आपका डबल बॉन्ड तो एज इट इज पड़ा रहेगा, इसको तो कोई छेड़ेगा ही नहीं, और सिर्फ आपका नाइट्राइल जो है ना वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो आपको प्रोडक्ट जो मिलने वाला है साथियों, इसके अंदर वो क्या मिलने वाला है, CH2CHO मिलने वाला है। ठीक है, प्रोडक्ट आपको ये मिलने वाला है, सिलेक्टिव रिडक्शन होता है। यानी अब ये प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा आपको, ये प्रोडक्ट मिलेगा आपको थर्ड ऑप्शन के अंदर, वही आपका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा, जिसमें डबल बॉन्ड इंटेक्ट है और साइनाइड ग्रुप CHO के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। डबल बॉन्ड देखो आपका इंटेक्ट एज इट इज वैसा ही पड़ा है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 139 में। ये भी आया हुआ क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन नंबर 139 आया हुआ है। अच्छा हाँ, मैं ये एक बात और बताना भूल गया भाई, ये वाला जो क्वेश्चन है ना 137 डेल्टा जी वाला क्वेश्चन जो है, ये भी 2019 वाले स्टेट में आया हुआ था। 2019 वाले स्टेट में ये आया हुआ था भैया आपका क्वेश्चन। क्लियर, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये भी 2019 वाले क्वेश्चन, 2019 वाले में, ये तो 2-3 बार आ गया, वैसे तो 2019 में आया। रेट ऑफ रिएक्शन यानी केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। आंसर आपका इसका सेकंड बनाएगा। ठीक है, अब तो मुझे याद भी हो गया, सोल्व करना भी जरूरी होता है, याद ही हो गया। देखो, हमें एक रिएक्शन दे रखी है, 2N2O5 गैसेस, वो डिकम्पोज हो रहा है, 4NO2 प्लस में O2 जनरेट कर रहा है, और उसकी एवरेज रेट दे रखी है। मतलब हमें क्या दे रखी है साथियों, आर एवरेज दे रखी है, और वो कितनी है 6.79 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर मिनट, ये हमें दे रखी है एवरेज रेट। और हमसे पूछिए रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2। ठीक है, तो रेट अगर मैं निकालूं प्रोडक्शन ऑफ NO2 की, तो NO2 प्रोडक्ट है मेरा, तो वो क्या हो जाएगा 1/4 इंटू में चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2, ठीक है, डिवाइड बाई में चेंज इन टाइम। अगर मैं इसको फॉलो करता हूं तो ये किसके बराबर आएगी, ये आएगी 6.79 इंटू रेट जो है वो किसके बराबर आएगी, 4 मोल पर लीटर पर मिनट के बराबर आएगी। 4 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 6.79 इंटू 10⁻⁴, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.72 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर मिनट। और यही अपना क्या है, आंसर है साथी, यही अपना क्या है, आंसर है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 140 हमसे ये कहता है साथियों कि द थर्मल साइक्लाइजेशन, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, 2018 वाले में था, 2 बार आ गया, वैसे तो ये 2 बार आ गया, ये तीसरा स्टेट है जिसमें ये पूछा गया है। मतलब 2016 से लेके 21 तक ये 3 बार आ चुका है टोटल। ठीक है, एक बार हो रहा है तो बीच में मुझे ध्यान नहीं है कौन से में, लेकिन 2018 में कंफर्म है। थर्मल साइक्लाइजेशन है ट्रांस 2,4 हेक्साडाइन का। अब यही बात आपको पता होनी चाहिए कि ट्रांस 2,4 हेक्साडाइन होती क्या है, कैसे दिखाई देती है, तो उसको मैं बना देता हूँ, आपको ड्रॉ करता हूँ। इधर भी CH3, इधर भी CH3,
2,4 हेक्साडाइन, ये हाइड्रोजन है इधर, ये हाइड्रोजन है इधर, ठीक है। अगर थर्मल साइक्लाइजेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब हीट है। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन वाले टॉपिक से है ये आपका क्वेश्चन। जैसे ही आप हीट करते हो तो इसमें हमेशा आपको कौन सा प्रोडक्ट मिलता है साथियों? ओनली ट्रांस प्रोडक्ट मिलता है। थर्मल साइक्लाइजेशन इसका जब भी करोगे तो सिर्फ ओनली क्या मिलेगा आपको? ओनली ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगा। ओनली क्या मिलेगा? ट्रांस प्रोडक्ट। ट्रांस प्रोडक्ट में क्या होगा? अब ये वाला बॉन्ड इधर चला जाएगा, ये वाला बॉन्ड इधर बॉन्ड बनाने में काम आ जाएगा, सीधी सी बात है। और ये जो प्रोडक्ट है आपको सिर्फ दिखाई दे रहे हैं वो एक दूसरे में, सॉरी, जो ट्रांस है वो ट्रांस रह जाएंगे, बस आपको साइक्लोब्यूटीन बना हुआ दिखाई देगा ऐसे, इधर CH3 इधर CH3। तो ये आपके पास आ जाता है ट्रांस 3,4 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटीन। साइक्लोब्यूटीन ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। यानी थर्मल साइक्लाइजेशन जब भी करोगे किसका? ट्रांस 2,4 हेक्साडाइन का, ये क्या है आपका? ट्रांस 2,4 हेक्साडाइन का करोगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा? साइक्लिक स्ट्रक्चर मिलेगी, साइक्लोब्यूटीन मिलेगा, ट्रांस प्रोडक्ट ही ओनली मिलेगा इसका। तो पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसके अंदर हो जाएगा साथ। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 141 क्या कहता है हमसे? क्वेश्चन नंबर 141 कहता है साथियों कि when an aryl halide is treated with a very strong basic amide ion, ठीक है, जब भी बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिड अमाइड आयन के, ये भी 2018 में पूछा जा चुका है। किसमें पूछा जा चुका है? 2018 में। ध्यान से देखो 21 वाले क्वेश्चन कब पूछे गए थे? 18 में, नहीं 18, 19, 20, 2 साल के बाद हर तीसरे साल रिपीट कर रहा है। एचटेट वाले भी महारथी हैं, हर तीसरे साल के क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। इसीलिए मैं आपको ये पिछले 5-6 साल के क्वेश्चन में करवा रहा हूँ, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपके रिपीटेबल जो है वो हो ही जाएंगे, ठीक है। व्हेन एन अराइल हैलाइड, किसकी बात कर रहे हैं? अराइल हैलाइड की बात कर रहे हैं। मान लो मेरे पास क्लोरोबेंजीन है साथ, ठीक है। जब भी हम किसी अराइल हैलाइड को हीट करते हैं इसके साथ एक स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे NaNH2 है, सोडियम NaNH2 है, सोडामाइड बोल सकते हो, साथ में लिक्विड अमोनिया अगर हम यूज करें, क्या यूज करें? लिक्विड अमोनिया यूज करें तो ये एनिलीन में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन एनिलीन में कन्वर्ट ऐसे ही नहीं होता, इसमें एक इंटरमीडिएट बनता है। उस इंटरमीडिएट को हम कहते हैं साथियों बेंजाइन इंटरमीडिएट। क्या बोलते हैं? बेंजाइन इंटरमीडिएट। बेंजाइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड जैसा दिखाई देता है आपको। बेंजीन रिंग के अंदर एक डबल बॉन्ड इधर, एक डबल बॉन्ड बाहर की साइड, इसीलिए मैंने इस कार्बन पे स्टार लगा दिया है। अब भी बनेगा एनिलीन। तो एनिलीन कैसे बनेगा मैं बताता हूँ आपको। एनिलीन बनता है कुछ ऐसे, ठीक है। एनिलीन कुछ ऐसे बनेगा कि एक बार तो इस स्टार वाले कार्बन पर आपका NH2 लग सकता है, या फिर मतलब इसी के साथ ये दूसरा प्रोडक्ट भी बनता है, स्टार वाला कार्बन ये रहा, NH2 यहाँ लग जाएगा आपका। एनिलीन बनता है। इंटरमीडिएट कौन सा बनता है? बेंजाइन इंटरमीडिएट बनता है। तो पहला आंसर जो रहेगा आपका वही सही आंसर रहेगा। बेंजाइन वाला इंटरमीडिएट किसका आंसर रहेगा? BSc की जो आपकी बुक आती है उसके अंदर ये बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कैसे बनता है कैसे नहीं। बेंजाइन जो इंटरमीडिएट है उसकी स्टेबिलिटी भी और फॉर्मेशन भी। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 142 में हमसे ये पूछता है कि अगर मान लो 2 मॉलिक्यूल है नाइट्रोबेंजीन, क्या है? 2 मॉलिक्यूल है नाइट्रोबेंजीन के, अगर मैं जिंक NaOH डाल दूं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? देखो भाई, इसके लिए आपको पर्टिकुलर रिएक्शंस याद होनी चाहिए। इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है साथियों वो आंसर होगा आपका थर्ड वर्ड। क्या होगा? थर्ड ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे होगा वो मैं बता देता हूँ। इसकी पर्टिकुलर रिएक्शन क्या होती है वो मैं बता देता हूँ। देखो, जब भी आप क्या करते हो 2 मोल C6H5NO2 लेते हो, यानी नाइट्रोबेंजीन ले लिया और उसका रिडक्शन करवाते हो। बेसिकली अगर आपने 8 हाइड्रोजन लिए, रिडक्शन के लिए आप हाइड्रोजन की बात करते हो, नेसेंट हाइड्रोजन है, ठीक है, और आपने क्या लिया इसके अंदर? जिंक और NaOH लिया हुआ है। लेकिन अगर आपने इसको एथेनॉल मेथेनॉल में लिया हुआ है, इन मेथेनॉल सॉल्वेंट, तब तो आपके पास ये वाला प्रोडक्ट बनेगा C6H5N डबल बॉन्ड N C6H5। ये लास्ट वाला प्रोडक्ट कब बनता है? जब ये वाली कंडीशन हो, साथ में मेथेनॉल भी होना चाहिए ऊपर यहाँ, लेकिन वो तो नहीं लिखा, इसका मतलब ये वाला प्रोडक्ट तो बनता नहीं। तो फिर क्या करना होता है? तो फिर अगर मान लो इसी रिएक्शन के अंदर C6H5NO2 प्लस में यहाँ पर मैं 10 नेसेंट हाइड्रोजन ले लूंगा, यानी रिडक्शन ही करवाना है, और मैं सिर्फ जिंक NaOH ले रहा हूँ। मैं क्या ले रहा हूँ? सिर्फ जिंक NaOH ले रहा हूँ, मेथेनॉल ले सॉल्वेंट इसमें यूज नहीं कर रहा, तो मुझे ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा C6H5NH NHC6H5, ठीक है।
तो ये आपका आंसर रहने वाला है। क्लियर, पर्टिकुलर रिएक्शन आपको याद रखनी पड़ती है रिएजेंट्स के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 143, डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन, इनमें से कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से इंक्रीज्ड फ्रेजिलिटी ऑफ आरबीसी एंड मस्कुलर वीकनेस होती है। देखो सीधा सीधा सा आंसर आपका इसका आता है विटामिन ई आता है। इसका आंसर क्या होगा? विटामिन ई होगा सर। क्या आंसर होगा भाई? विटामिन ई होगा। विटामिन के जो होता है उसका नाम क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। विटामिन के का नाम होता है फाइलोक्विनोन। क्या नाम होता है? फाइलोक्विनोन। और इसकी डेफिशिएंसी से क्या क्या डिजीज होता है? इंक्रीज्ड ब्लड क्लोटिंग टाइम। ठीक है, इंक्रीज्ड ब्लड क्लोटिंग टाइम, यानी इसमें ब्लड क्लोटिंग का टाइम इंक्रीज हो जाता है, जल्दी से खून का थक्का नहीं जमता, खून ज्यादा बहता है, उसकी वजह से डेथ हो जाती है। विटामिन ई का नाम होता है साथियों टोकोफेरोल। क्या नाम होता है? साइंटिफिक नेम क्या है इसका? टोकोफेरोल होता है। इसकी कमी से क्या होता है? इसी की कमी से होती है आपकी इंक्रीज्ड फ्रेजिलिटी ऑफ आरबीसी। आरबीसी बहुत ही फ्रेजाइल हो जाती है और मस्कुलर वीकनेस बन जाती है। ठीक है, विटामिन B12 का नाम होता है साइनोकोबालेमाइड। साइनोकोबालेमाइड। ठीक है, इसकी कमी से क्या होता है? परनीशियस एनीमिया हो जाता है। परनीशियस एनीमिया। ठीक है, परनीशियस एनीमिया का मतलब क्या होता है? आरबीसी की डेफिशिएंसी हो जाती है। इसका मतलब क्या हो जाता है? आरबीसी डेफिशिएंसी इन हीमोग्लोबिन। इन हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के अंदर आरबीसी की क्या हो जाती है? रेड ब्लड सेल की क्या हो जाती है? डेफिशिएंसी हो जाती है। और विटामिन B6 का नाम क्या होता है? पायरिडॉक्सिन होता है। पायरिडॉक्सिन। ठीक है, विटामिन B6 का नाम क्या होता है? पायरिडॉक्सिन। और इसकी वजह से कौन सा डिजीज हो जाते हैं? कन्वर्जेंस हो जाते हैं। कन्वर्जेंस। ठीक है, कन्वर्जन का मतलब क्या होता है साथियों? कन्वर्जन का मतलब होता है दौरा, मिर्गी का दौरा जैसे आता है। तो ये अलग अलग विटामिन की कमी और उनके नाम, उनकी कमी से होने वाले रोग कौन से हैं, वो तो हमारा ऑप्शन जो रहेगा इसमें सेकंड ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 144 में हमसे क्या पूछता है साथियों कि इसका IUPAC नेम बताइए इस पर्टिकुलर कंपाउंड का। तो इसका IUPAC नेम अगर हमें बताना है तो हमें प्रायोरिटी ऑर्डर पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड वन। अब प्रायोरिटी पता भी होगा, थर्मोकेमिकल इक्वेशंस के थ्रू हम इसको कर सकते हैं हेस्ला की हेल्प से। What is the difference between heat of reaction of constant pressure and that of constant volume for the reaction given below at 27 डिग्री सेल्सियस? इसके लिए आपके पास डिफरेंस क्या होता है? हीट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पे, हीट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर का मतलब क्या होता है? डेल्टा एच, एंथैल्पी कांस्टेंट प्रेशर पर हीट चेंज। और एंड दैट ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम, जब कांस्टेंट वॉल्यूम में होता है तो हम उसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी यानी डेल्टा ई। इन दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल होता है? वो डेल्टा NGRT के इक्वल होता है। ठीक है, क्या होता है? डेल्टा NGRT के इक्वल होता है। डेल्टा H इज इक्वल टू में डेल्टा U प्लस में डेल्टा NGRT आपके पास इक्वेशन होती है, यहीं से ये रिलेशन बनता है। डेल्टा H माइनस में डेल्टा U इज इक्वल टू में डेल्टा NGRT बना। डेल्टा U को ही हम डेल्टा E लिख रहे हैं यहाँ पर ऊपर। इसका मतलब डेल्टा H अगर हमें निकालना है इसके लिए तो वो हम कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो डेल्टा N की वैल्यू चाहिए। डेल्टा N का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, गैसियस रिएक्टेंट, ये हो जाएगा। तो डेल्टा N हमारा यहाँ पर क्या आएगा? कितने गैसियस प्रोडक्ट हमें? 12। ठीक है, 12 गैसियस प्रोडक्ट है और रिएक्टेंट कितने हैं? 15 है। तो 12 माइनस में 15 यानी कि माइनस का 3 आ गया। तो अगर मुझे डेल्टा H माइनस में डेल्टा E या डेल्टा U चाहिए तो इज इक्वल टू में माइनस का 3 मल्टीप्लाइड बाई R की वैल्यू कितनी होती है? 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर कितना दिया? 27 डिग्री सेल्सियस यानी 300 केल्विन। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूं तो मेरे पास आंसर आता है माइनस का 7.48 किलो जूल। कितना आएगा? माइनस का 7.48 किलो जूल आएगा साथ। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा साथ। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 में हमसे क्या पूछता है? रिएक्शन में द एलिमेंट व्हिच लूजेस एज वेल एज गेन्स इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब क्या है?
वो एलिमेंट बताओ जो इलेक्ट्रॉन लूज भी कर रहा होता है और इलेक्ट्रॉन गेन भी कर रहा होता है। तो यहाँ देखो क्लोरीन ऐसा एलिमेंट मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ वो अपनी एलिमेंटल स्टेट में, जहां उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहाँ वो किसी मेटल के साथ जुड़ा है, यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1, और यहाँ इस कंपाउंड में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आती है +5, यानी यहाँ पॉजिटिव में यहाँ नेगेटिव में, तो ऑब्वियस है यही लूज कर रहा है यही गेन कर रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 147 में साथियों। क्वेश्चन नंबर 147 में आपसे पूछता है कि विच हाइड्रोकार्बन ऑन वार्मिंग, किसकी बात कर रहा है, हाइड्रोकार्बन, मर्क्यूरिक सल्फेट के साथ और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ किस हाइड्रोकार्बन को अगर हम वार्म करें तो कार्बोनिल कंपाउंड बनते हैं। तो प्रभु ये बहुत ही आसान रिएक्शन है, अल्काइन होते हैं। ये वैसे दूसरी तरीके से पूछा जा चुका है पहले एब्स्टेट के अंदर, ठीक है, लेकिन तरीका अलग था इसका पूछने का। वहां क्या था, आपको ऐसे मॉलिक्यूल गिवन था, ठीक है, इथाइन मॉलिक्यूल, आप उसकी रिएक्शन किसके साथ करवाते हो, H2+ प्लस में H+ आयन, और ये आपको किस में कन्वर्ट होके देता है, CH3CHO एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट होके देता है। क्लियर। तो कार्बोनिल कंपाउंड अकेला इथाइन ही होता है जिससे आप एल्डिहाइड बना सकते हो, बाकी सबसे कीटोन बनते हैं इस रिएक्शन के अंदर। क्लियर। तो ये वाली रिएक्शन आपके काम आती है यहाँ, और ये हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 148, अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है साथियों, इसमें पूछा है 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, वन कंटेनिंग एसिडिफाइड फेरस क्लोराइड, क्या है, फेरस क्लोराइड, एंड अनदर एसिडिफाइड फेरिक क्लोराइड। फेरस और फेरिक सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है मतलब फेराडे का सेकंड लॉ लगेगा। जब भी आपके पास सीरीज का कनेक्शन आ जाए, सीरीज का मतलब फेराडेज सेकंड लॉ, ठीक है, फेराडेज सेकंड लॉ। और फेराडे का सेकंड लॉ क्या कहता है साथियों, कि रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स, जब भी कोई दो सेल आपस में सीरीज में कनेक्टेड होते हैं और सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर उसके अंदर से पास की जाती है, तो जितना भी मास रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड के ऊपर किसी भी चीज का अमाउंट डिपॉजिट होगा वो उनके इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो वेट जितना डिपॉजिट हो रहा है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है। अब मेरे पास एक चीज है कि मुझे Fe2+ आयन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसको सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, सेम तरीके से मुझे Fe3+ को अगर न्यूट्रलाइज करना है तो मुझे 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिपॉजिट इक्वल टू में दोनों के इक्वल, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिपॉजिटेड of Fe2+ is equal to में number of equivalent deposited of Fe3+, दोनों इक्वल। अगर मैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालना यानी इक्विवेलेंट वेट अगर निकालना चाहता हूं तो मैं क्या करता हूं, वेट Fe2+ का मल्टीप्लाइड बाई में एन फैक्टर, उसको एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा। सेम ऐसे ही यहाँ वेट होगा Fe3+ आयन का मल्टीप्लाइड बाई में एन फैक्टर। एन फैक्टर का मतलब क्या होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन उसने लूज या गेन किए हैं, वही उसका एन फैक्टर कहलाता है। तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगा, W Fe2+ मल्टीप्लाइड बाई में कितने इलेक्ट्रॉन लिए Fe2+ ने, 2, और इधर क्या कर दूंगा, W Fe3+ मल्टीप्लाइड बाई 3, क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन लिए थे। तो अब अगर मैं इनका रेशियो निकाल लूं, यानी वेट ऑफ Fe2+ डिवाइड बाई में वेट ऑफ Fe3+, तो वो कितना आएगा, वो आएगा मेरे लिए 3/2 आ जाता है। वो कितना आ जाएगा, 3/2। इसका मतलब रेशियो क्या आएगा, 3:2 का रेशियो होने वाला है। ठीक है, क्योंकि फेरस और फेरिक दोनों क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है, तो 3:2 का रेशियो होने वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा हमारा, वो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा सर। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 194 में, द डबल बॉन्ड इन C2 मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ, देखो ये भी दूसरी बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी पहले आ चुका है। तो इसके अंदर दोनों के दोनों बॉन्ड जो होते हैं कार्बन के C2 मॉलिक्यूल के, दोनों के दोनों बॉन्ड को दोनों के दोनों पाई बॉन्ड होते हैं सर। क्या होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं। तो MSc एंट्रेंस में भी पूछा गया था, HAU के MSc एंट्रेंस के अंदर भी पूछा गया था। कब, 2016 के अंदर। कब पूछा गया था, 2016 के अंदर, मुझे याद है मैं दे के आया था तब पूछा था। ठीक है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को आप कैसे इंटरप्रेट करते हो, कैसे सोल्व करते हो। देखो, कार्बन जो मॉलिक्यूल है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो होती है σ1s का स्क्वायर, σ*1s का स्क्वायर, यानी दो इलेक्ट्रॉन, फिर σ2s में 2 है, σ*2s के अंदर 2 है। फिर आपके पास जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन आते हैं वो आते हैं π2px नियरली इक्वल टू π2py। ठीक है, इनके अंदर आपके पास क्या आ जाते हैं, दो इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। ठीक है,
ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसकी, C2 की। अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहूँ, क्या निकालना चाहूँ, बॉन्ड ऑर्डर अगर निकालना चाहूँ MOT के थ्रू, तो बॉन्ड ऑर्डर होता है 1/2 इंटू में नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस में नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग में कितने हैं, 2, 4 और 8। नॉन बॉन्डिंग में कितने, एंटी बॉन्डिंग में कितने, 4। तो 2 आंसर आएगा 2। बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2। बॉन्ड ऑर्डर 2 है, इसका मतलब डबल बॉन्ड बन रहा है कार्बन कार्बन के बीच में, यानी ये डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड है। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि अगर इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना लिया जाए, मैं सिग्मा 1s और सिग्मा 2s वाले तो बना नहीं रहा हूँ, मैं सीधा ये बनाता हूँ आपके लिए, ये वाले डायग्राम बना लेते हैं। 2p ऑर्बिटल का डायग्राम बनाता हूँ, MOT डायग्राम। अब कार्बन, क्योंकि बोरोन कार्बन नाइट्रोजन की बात हो रही होती है, तो यहाँ पर जो स्कीम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो होती है उसके बारे में बता देता हूँ मैं आपको। वो कुछ ऐसे फॉलो होती है, 2 1 2 1, यानी बोरोन कार्बन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन तक अप टू नाइट्रोजन स्कीम चलती है 2 1 2 1, क्योंकि सिग्मा वाले सारे सेम होते हैं, 1s 2s दोनों सब में ही सेम होते हैं। और इसके बाद जैसे ही आ जाता है ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, इनके अंदर स्कीम चलती है 1 2 2 1। इनके अंदर क्या चलती है, 1 2 2 1 चलती है साथ। ठीक है, 2 1 का मतलब क्या होता है कि 2 ऑर्बिटल नीचे एक ऊपर ऐसे, फिर 2 नीचे एक ऊपर ऐसे। तो ये आपका होता है पाई 2px, ये होता है पाई 2py। ये आपके पास होता है सिग्मा 2pz, ये पाई स्टार 2px, ये पाई स्टार 2py, और ये सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, ऐसे ही बनेगा भाई आड़ा टेढ़ा मेरे से। ठीक है, हालांकि बनने तो लाइन तो सीधी आनी चाहिए, पर आ नहीं रही है मेरे से। ठीक है, लाइन ये सीधी आनी चाहिए। हाँ, मैं बना सकता था वैसे सीधा, पर ठीक है, रफली अपना काम चल जाएगा। देखो सिग्मा 1s सिग्मा 2s तक मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, कार्बन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, 1s2 2s2 2p2 होता है। हर साइड में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इधर हैं। ठीक है, 2 ही इधर होंगे, इस कार्बन एटम के अंदर होंगे, 2 इस कार्बन एटम के अंदर। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4। आपको पता है पहले 2 ऐसे भरे जाएंगे, फिर 2 ऐसे भरे जाएंगे, तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे गए, पाई वाले ऑर्बिटल में भरे गए। कहाँ भरे गए दोनों इलेक्ट्रॉन, आपके लास्ट के जो 2 सेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के जो 2 सेट है, वो कहाँ भरे गए, पाई ऑर्बिटल के अंदर भरे गए। किसमें, पाई ऑर्बिटल में भरे गए। इसलिए जो बॉन्ड बनते हैं वो कौन से होंगे, दोनों के दोनों, वो पाई बॉन्ड बनेंगे। वो दोनों के दोनों बॉन्ड कौन से बनेंगे, पाई बॉन्ड बनेंगे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 150, यानी आज का लास्ट क्वेश्चन है साथियों। क्या कहता है, विच प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशनल मेटल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। बहुत ही आसान है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन तभी हो सकता है जब वो सेवरल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कब हो सकता है, जब वो सेवरल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे। साथियों क्लियर है, तो इसी के साथ साथियों आज का वीडियो लेक्चर यही खत्म होता है। आशा करता हूँ कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा और आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो रही होगी। आपको अगर मेरा एफर्ट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। थैंक यू।